राष्ट्र निर्माण अभियान की पिछले साल की जो पूरी गतिविधियां रही है उसकी एक रिपोर्ट यहाँ पेश करेंगे साथी हमको। अभी इस दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में जो एक साल से हम लोग करते रहे हैं वो बातें रखेंगे और उसके पहले का जो बैकग्राउंड है वो भी संक्षिप्त में रखेंगे। एक दबाव इस लिखने के पीछे है कि कुछ न कुछ नाम कुछ न कुछ काम छूटता रह सकता है। इस काम से अगर होता तो बड़ा होता और छोटा भी करना है, यहाँ ज़्यादा समय नहीं लिया जाए इसके लिए। यह रिपोर्ट पिछले राष्ट्रीय समागम से लेकर इस समागम के पहले तक की गतिविधियों की रिपोर्ट है, लेकिन उसके पहले की कुछ दिशा दिखाती परिघटनाओं पर गौर करना भी आवश्यक है। यह समूह आज जैसा भी है वह इस समूह के नेतृत्वकारी साथियों की वैयक्तिक कमियों और खूबियों का सामूहिक परिणाम है। इस सामूहिकता की जमीन 2022 के अगस्त माह में आयोजित राष्ट्र निर्माण समागम से बनी। यह समागम संघर्ष वाहिनी समन्वय समिति के बैनर से सर्व सेवा संघ के राजघाट बनारस परिसर में आयोजित था। संघर्ष वाहिनी समन्वय समिति छात्र युवा संघर्ष वाहिनी की पृष्ठभूमि के साथियों के बोध गया मित्र मिलन में हुए फैसले से बनी थी। बनारस समागम के लिए एक गैर पारंपरिक किस्म की सुविचारित पहल हुई। जो आयोजन समिति बनी उसमें जितने वाहिनी के पृष्ठभूमि के साथी थे उतने ही गैर वाहिनी पृष्ठभूमि के। इस समागम की सफलता के 3-4 मुख्य कारक थे। सारे कारक खुली सामूहिकता के बोध से लैस हैं। रामशरण जी ने पूरी उदारता के साथ लोगों से संपर्क किया और आमंत्रित किया। आनंद कुमार जी ने पूरी उदारता से इंतजाम में सहयोग किया और एक एक्टिविस्ट की भूमिका में दोनों दिन रहे। सर्व सेवा संघ के नेतृत्व ने इस आयोजन को सुगम बनाने के लिए हर आवश्यक जिम्मा निभाया और सबसे महत्वपूर्ण बात रही सहभागिता की विविधता। देश के विभिन्न हिस्सों से, खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से विभिन्न धाराओं के जुझारू साथियों का जोशीला जुटान हुआ। इसमें अम्बेडकरवादी और मार्क्सवादी साथियों की भी स्पष्ट मौजूदगी थी। इस सफल जुटान ने अधिकांश साथियों में उम्मीद से ज़्यादा उत्साह भरा था। कुछ बड़ा एकजुट करने का आत्मविश्वास बना था। 41 साथियों ने भागीदारी के लगभग 1/4 ने आगे की कोशिशों में पहल निभाने के लिए स्वयं अपना नाम दिया था। यह भी सच है कि ऐसे जुटानों से बना उत्साह का माहौल मध्यम पड़ता जाता है। अगर उसका अगला सिलसिला नहीं बनता तो नियमित सामूहिकता का आकार नहीं ले पाता। राकेश रफीक के सहयोग से अक्टूबर 2022 में दिल्ली में हुई बैठक ने इस पहल को आगे बढ़ाया। दिल्ली बैठक में अपेक्षा से कम उपस्थिति के बावजूद साथियों की नई सामूहिकता बनाने की सशक्त सहमति ने आगे की संभावना खोल दी। सामूहिकता का नाम तय हुआ, एक कोर कमेटी बनी, सबके लिए मान्य और विश्वसनीय संयोजक बने। लेकिन सबसे परिणामकारी पक्ष रहा हर 15 दिन पर या महीने में 2 बार ऑनलाइन बैठने का फैसला। इन बैठकों की अटूट नियमितता रही। किसी बैठक में 5-7 साथी होते तब भी निराशा में अगली बैठक कभी नहीं चली। कुछ राष्ट्रीय स्तर से निर्णीत स्थानीय गतिविधियों ने गति बनाए रखी। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के समागमों से नई सामूहिकता का भरोसा बढ़ा। इन समागमों की अच्छी उपस्थिति के पीछे आयोजकों की मेहनत से ज़्यादा हालात से छटपटाते समाज के सक्रिय लोगों का जनमानस था। जुलाई 2023 में समीक्षा सह दिशा चिंतन हुआ। इस बार भी आमंत्रण और उम्मीद से कम उपस्थिति, साथ ही बढ़ते रहने की वही सामूहिक जिद भी। पालमपुर शिविर के बाद दिल्ली में इस समूह की सुखद गतिविधियां चली। बिलारी मुरादाबाद में युवा शिविर हुआ। युवा वतन नाम से एक युवा समूह बना। ये बातें पूरी प्रक्रिया के आरंभिक उतार चढ़ाव को समझने के लिए रखी गई हैं। पालमपुर जुलाई सह चिंतन के बाद 2 काम मुख्य रूप से होते रहे। एक तो मोदी सरकार और विभिन्न भाजपा शासित प्रांतीय सरकारों की नीतियों और कार्य पद्धतियों का विरोध करना और भाजपा हटाओ का राजनीतिक माहौल बनाना।
दूसरा सर्व सेवा संघ के राजघाट बनारस परिसर पर अवैध सरकारी कब्जे के निरंतर प्रतिवाद में शामिल रहना। पहले सम्मेलन की मुख्य बातें। अक्टूबर 2023 में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के बैनर तले पहला राष्ट्रीय समागम हुआ। इस समागम में भी बड़ी सक्रियता के लिहाज से कम उपस्थिति रही, कुछ अव्यवस्था भी रही। ठीक एक दिन पहले हुए सर्व सेवा संघ विरासत के अभियान के बड़े कार्यक्रम में अभियान पूरी सक्रियता से शामिल था। सम्मेलन से बातें स्पष्ट रूप से सकारात्मक दिशा में गई। 12-13 अक्टूबर 2023 को बनारस में संपन्न इस राष्ट्रीय सम्मेलन में हमने अपनी आकांक्षाओं की कई सहमतियां बनाई थी। संसदीय चुनाव को केंद्र कर युवा शिविर और महिला सम्मेलन करने की आकांक्षा बनाई थी। प्रस्ताव की शक्ल में कई सामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकरणों पर अपनी स्पष्ट पक्षधरता जाहिर की थी। संसदीय चुनाव में हस्तक्षेप के लिए 26 संसदीय क्षेत्र चिन्हित किए थे। बनारस के संसदीय क्षेत्र में विशेष सघन हस्तक्षेप करना तय हुआ था। सम्मेलन स्थल पर ही नई विस्तारित कोर कमेटी की बैठक हुई। एक चुनाव केंद्रित रणनीति टीम बनी। राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश पर बनी सोशल मीडिया टीम को एक साथ लाकर एक्टिव करने की प्रक्रिया बनी। हर सह संयोजक को कोई विशेष जिम्मा हो। इस निर्णय के साथ सह संयोजक के कुछ प्रस्ताव प्रभार तय हुए। इस सम्मेलन का हिसाब भी यही बता देना उचित होगा। सम्मेलन की मदद में कुल आर्थिक सहयोग, जो पिछला सम्मेलन था बनारस में हुआ था अक्टूबर में, सम्मेलन की मदद में कुल आर्थिक सहयोग 89,300 रुपया मिला और कुल खर्च 1,18,370 रुपया हुआ। 29,070 रुपये का घाटा सम्मेलन के बाद मिले 10,000 रुपये मिलने से घटकर 19,070 रुपये रह गया। संसदीय क्षेत्र में चुनाव में हस्तक्षेप के रूप और परिणाम। हर प्रांत में लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग ढंग से गतिविधियां चली। केंद्रीय रणनीति टीम की कोई खास गतिविधि अपनी पहल से नहीं बन सकी। प्रांतों या संसदीय क्षेत्रों से कोई ऐसी अपेक्षा भी प्रकट नहीं हुई। 2-3 पर्चे जारी हुए जिनको लोग अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, किया गया। झारखंड में सिर्फ लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के बैनर की जगह पर झारखंड जनाधिकार महासभा के साथ मिलकर बनाए गए लोकतंत्र बचाओ 2024 अबुआ राज्य के बैनर से चुनाव कार्य हुआ। बनारस सम्मेलन और रांची सम्मेलन में चिन्हित क्षेत्रों में कुछ बदलाव आया। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, चतरा, राजमहल, दुमका में सघन तथा गिरिडीह और रांची में अपेक्षाकृत कम सक्रियता रही। मार्च 2023 से ही अभियान शुरू हो गया था। दिसंबर से तेजी और सघन निरंतरता बनी। 5 लाख से ज्यादा पर्चा और 50,000 से ज्यादा पोस्टर बंटा और सटा। इन 8 क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन की जीत हुई और ये सभी 5 क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां 5 ही थे। बिहार में चिन्हित क्षेत्रों में 2 में अभियान चला। गया में लंबे समय से तथा बेतिया में चुनाव आने के कुछ दिन पहले से। आरा चिन्हित क्षेत्र नहीं था, पर चुनावी माहौल बनने के बाद यहाँ लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के बैनर से भी अभियान चला। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में सक्रियता नहीं रही। उन्नाव में थोड़ी सक्रियता रही। बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में यात्रा, सभा, पर्चा वितरण हुआ। बनारस में अंतिम दौर में एक राष्ट्रीय टीम रही। यह अभियान मुख्यतः बनारस वाला जो था मुख्यतः चैलेंज 24 के नाम से चला। उत्तर पूर्वी दिल्ली में उम्मीदवार की घोषणा के बाद घर घर जाकर पर्चा बांटने और मतदाताओं से संवाद का दौर लगातार चला। हिमाचल प्रदेश में छिटपुट गतिविधि, छोटी छोटी बैठकों का दौर समय समय पर चलता रहा। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में भी भाजपा विरोधी प्रचार अभियान में हमारे साथी सहयोगी रूप से शामिल रहे। उड़ीसा के संबलपुर और सुंदरगढ़ के सघन क्षेत्र में कार्यक्षेत्र में एक बड़ी बैठक कर भाजपा को हराने की चर्चा हुई। बालेश्वर में 1-2 साथी निजी रूप से लगे रहे। महाराष्ट्र में अनेक अभियान और मंच सक्रिय थे। अमरावती, यवतमाल, चंद्रपुर, वर्धा और रावेर में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के साथी भी सक्रिय रहे। वर्धा में भारत जोड़ो अभियान के साथ काम हुआ। यवतमाल और वर्धा में अपेक्षाकृत ज्यादा तथा नागपुर एवं अकोला में कम सक्रियता रही। गढ़चिरौली और रामटेक में अन्य बैनरों से काम हुआ। सक्रियता के 9 क्षेत्रों में 3 जगह इंडिया गठबंधन की हार हुई और 6 जगहों पर जीत हुई। 26 चुनाव क्षेत्रों में 21 में कमोबेश सक्रियता रही। 5-6 नए क्षेत्रों में सक्रियता बनी। सक्रियता के 27-28 क्षेत्रों में 11-12 क्षेत्रों में इस बार इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। सर्व सेवा संघ के संघर्ष में हर कदम साझा। लोक राष्ट्र का यह अभियान
इस पूरे दौर में चुनाव में सक्रियता के साथ ही सर्व सेवा संघ के बनारस परिसर पर अवैध सरकारी कब्जे के खिलाफ चलने वाले सारे संघर्षों में पूरी शिद्दत से लगातार शामिल रहा। प्रांतों में स्थिति। लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के सहभागी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र में है। बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा में कमेटी बनी है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और दिल्ली में सम्मेलन हुए हैं। हिमाचल में संभावना खुल सकती है। अन्य प्रांतों में पहुंचने की कोशिश अब तक सफल नहीं हुई है। दक्षिण के प्रांतों और उत्तर पूर्व में सांकेतिक उपस्थिति भी हो सके, नियमित संवाद के कुछ साथी भी मिल सके तो संतोष होगा। ऑनलाइन बैठकों और व्यापक संप्रेषण का दायरा। अब तक 46 ऑनलाइन पाक्षिक बैठकें हो चुकी हैं। एक भी 46 सप्ताह उसके बाद गुजरा है, पक्ष गुजरा है पखवाड़ा, और 46 बैठकें हो चुकी है। हर 15 दिन पर होने वाली ऑनलाइन बैठकों में लगभग 70 सहभागी समय समय पर शामिल रहे हैं। 20-22 साथी नियमित सभा करते रहे हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के बृहत्तर व्हाट्सएप ग्रुप में 370 से ज़्यादा साथी शामिल हैं। इस रूप में हम कह सकते हैं कि विविध मोर्चों पर सक्रिय रहने वाले इतने लोगों तक तो हम पहुंचते ही हैं। इतने लोगों के बीच पहुंची बातों का फैलाव तो होता ही होगा। 20-22 समर्थ और दशकों से तपे लोगों की नियमित धुरी बनती जा रही है। कमियां और जरूरतें। पहले राष्ट्रीय समागम के बाद अब तक की यात्रा की कुछ खास कमियां महसूस होती रही। एक, पहले प्रवक्ता और बाद में प्रवक्ताओं की टीम बनाने के बावजूद आंचलिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नियमित वक्तव्य जारी नहीं कर पाए। 3-4 वक्तव्य जरूर जारी हुए। शायद विषयवार बयान की जिम्मेवारी देकर विषयवार प्रवक्ता तय कर इसकी कमी दूर कर सके। सोशल मीडिया के मोर्चे पर भी टीम बनाकर भी निष्क्रिय रहे। वैसे जागृति और शशि शेखर प्रसाद सिंह समय समय पर लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की पहचान से अपनी बात रखते रहे। इस कमी को दूर करने के लिए विशेष प्राथमिकता देकर एक सक्रिय और सक्षम टीम बनानी ही होगी। 3, महिलाओं और युवाओं का नियमित संवाद और एक समावेश भी नहीं कर पाए। ये काम हमें आने वाले दिनों में हर हाल में करना ही चाहिए। 4, हमारी नेतृत्वकारी टीम में ही नहीं पूरी सहभागिता में भी दलित, आदिवासी और स्त्री समाज का संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं है। इस बार वक्ताओं के चयन में सामुदायिक दावेदारी विषयक सत्र में भी दलित और आदिवासी समाज से अपेक्षित वक्ताओं को बुलाने में हम सफल नहीं हो सके। उनसे नियमित जुड़ाव का अभाव कारण है या इस जरूरत के प्रति गंभीरता की कमी है, इसे सूक्ष्मता से समझना और उबरना होगा। 5, एक नियमित ऑनलाइन पत्रिका का होना जरूरी है। 6, एक अंशकालिक या पूर्णकालिक सहायक की जरूरत बार बार महसूस होती रही है। 8, अगला पॉइंट, स्थान और कोष की स्थिति। 31 जनवरी 2023 की प्रत्यक्ष कोर बैठक में कोर समिति के हर सदस्य के लिए 500 रुपये महीने का अनुदान निर्धारित हुआ। अभी तक कोर अनुदान में 1,15,000 रुपये जमा हुए। अन्य छोटे सहयोगों से 4,000 रुपया तथा झारखंड सम्मेलन की ओर से 10,000 रुपया प्राप्त हुए। इस तरह कुल आय 1,29,000 की रही। पालमपुर दिशा चिंतन शिविर से 6100 रुपये की कमी भरपाई। बनारस घोषणा फोटोस्टेट के लिए 300 और चैलेंज 24 यात्रा में 7,000 रुपये का अनुदान इस से खर्च हुआ। बनारस अक्टूबर 23 सम्मेलन में घाटे को पूरा करने के लिए 18,200 लगाना पड़ा। इस तरह भी कोष में 97,400 मौजूद है। कोर कमेटी के मौजूदा 34 साथियों में 21 ने अंशदान किया है। 14-15 साथियों ने अधिकांश अंशदान किया है। 13 साथियों ने थोड़ा भी अंशदान नहीं किया है। उसमें कुछ ने अपनी असमर्थता, आर्थिक असमर्थता जाहिर की है, कुछ ने यहाँ देने की बात कही है और कुछ ने कुछ भी नहीं कहा है। अब तक की सहयात्रा पर को कैसे देखें? सामूहिकता के इस सफर को आंकें तो अभी तक का सफर यकीनन संतोषजनक है। बिखरती सांगठनिकताओं या व्यक्ति केंद्रित मंचों के इस दौर में अंतरंगता गहराती गई। नई सामूहिकता का आगे बढ़ने का हासिल सहेजने के काबिल तो है ही। बैठकों में जितना तय किया गया, जितना करने की अपेक्षा हम सब ने एक दूसरे से की, उसका अधिकांश हम नहीं कर सके। लेकिन उसका एक बड़ा कारण तो यह है कि हम अपनी मौजूदा परिस्थिति के अनुसार व्यवहार्य वायबल कार्य तय करने के अभ्यस्त नहीं हो सके हैं। अपनी सामयिक समय उपलब्धता, स्वभाव और कार्य सामर्थ्य से भी और बड़ा फैसला लेते रहे। सच तो यह है कि अभी यह लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान भिन्न भिन्न स्थानीयता के बिखरे बिखरे लोगों की सामूहिकता है। बहुत कम जगहों पर हम 5-10 लोगों के टीम के रूप में भी मौजूद है। नए लोगों और परिचितों को जोड़कर एक सामूहिक इकाई के रूप में संगठित और सक्रिय कर देना आसान नहीं। एक तो आज के दौर में ऐसी पारंपरिक संगठनिकता का आकर्षण घट गया है,
दूसरा संगठन बनाने फैलाने की क्षमता हर एक के पास नहीं होती। आज गहराती सामूहिकता का सबसे बड़ा कारक हमारा अटूट और नियमित ऑनलाइन वैचारिक मिलन है और थोड़ा ज़्यादा सक्रिय लोगों का समय समय पर प्रत्यक्ष मिलन। हम सबकी निजी प्राथमिकताएं और व्यस्तताएं अलग अलग हैं। अगर हम अपने बीच के वैचारिक और कारिक प्राथमिकताओं का एक कॉमन सेट तलाश सकें या रच सकें तो ज़्यादा सशक्त और असरदार बनकर उभर सकेंगे। स्थानीय स्तर पर यानी प्रत्यक्ष जुड़ाव के दायरे में सहकारी लाभ संतोषजनक टीम बन जाए तो हम और भी प्रभावी बन सकेंगे। इसके लिए भिन्न भिन्न स्थानीय नामों वाले स्वायत्त सामूहिकताओं को पिरोने वाली बॉटम अप प्रक्रिया का इनोवेटिव स्वभाव और नजरिया हमें साधना होगा। विविध स्थापित मंचों के बीच भी नए किस्म के समतामूलक साझा के तरीके तलाशने होंगे। हमारी यह चाह अपनी राह बढ़ती रह सके, इसके लिए अपनी जड़ताओं और पूर्वाग्रहों को सायास खोना होगा। निरंतर कुछ न कुछ नया होना होगा, खासकर संगठन शास्त्र या विज्ञान के मोर्चे पर। मुक्त और व्यापकतम साथ ही अटूट मूल्य मैत्री के प्रतिमान सिरजने होंगे, सींचने होंगे। इस सम्मेलन में पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी अच्छी सामूहिकता से काम हुआ है, ज़्यादा व्यवस्थित योजना है। इस बार ज़्यादा सार्थक नतीजों के साथ हम वापस जाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।